हाँ बस ठीक है, better. So just let me get the data. 12 and 34. We have this value of x. ये अब x नजर आएगा, x and y. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज भी है, वैसे आई अंडरस्टैंड कि आपको इसका पता है ऑलरेडी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेश, हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम x एक्सिस के ऊपर लिखते हैं. हमारे यहाँ नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ. इट हैज टू बी लाइक इट कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दे आर रिटन ऑन x एक्सिस एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं दे आर रिटन ऑन y एक्सिस. तो x एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया, टू थिंग्स. अच्छा, अब x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y एक्सिस के ऊपर आएगा. ये आप लोगों को पहले से पता है, बट स्टिल मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ. सो x हमारे पास है 12 और जो कॉरेस्पॉन्डिंग y है दैट इज 34. Then x is 13, then the corresponding is 45, then x is 10 and corresponding is 36, then x is 14, corresponding y is 47, then x is 11, corresponding y is 43, and then x is 14 and corresponding y is 35, and then x is 16 and corresponding y is 50. नीचे लिख रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा, सिर्फ बहुत नीचे चले गए आप. ओके थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं कि हम और सर ये ऊपर ही है एक्स वाई, थोड़ा सा इसे नीचे कर लें. यस सर, थैंक यू बेटा. अच्छा सो अब इसकी हम लोगों ने अब इसका हम लोगों ने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है. स्कैटर डायग्राम, तो स्कैटर डायग्राम क्या है आप लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया. सिंपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स पे एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे. हम देखते हैं कि एक्स जो है वो स्प्रेड है, मिनिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम 16 है. सो हम कहते हैं जी 0, 10, 20, sorry 10, again it 5, make it 5, 10, 15 and 20. Y axis में जो maximum value है, minimum value 34 है, maximum is 50. So we'll start with 30. Let's start with 10, 20, 30, 40 and then we have 50. और अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे. So 12 के ऊपर 34 है, हमने ड्रॉ कर. Then next हम देखते हैं 13 पे 45, then 10 पे 36 है, then 14 पे 47 है, then 11 पे 43 है, and then we have 14 पे 35 है, then 16 पे 50 है. So what I have done is I have actually drawn the scatter diagram of this data. Questions please. This is the scatter diagram of this data. Questions please. Do you have any question? Do you understand? Yes sir. Very easy, very simple. आप लोगों ने पहले भी ये एक्टिविटी या इस तरह का आप लोगों ने काम पहले भी किया हुआ है, स्कैटर डायग्राम्स बनाई हुई हैं. मीनवाइल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर रहा हूं आप लोगों का जो एक डेटा है वो, ताकि आप उस डेटा को देख के स्कैटर डायग्राम बना सको. ठीक है. So here it comes. ये बुक की एंट्री है, जो बुक का सवाल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं.
बेटा लीनियर नजर ही नहीं आ रहा। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट लीनियर रिग्रेशन। इसको लिखते कैसे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जरा पिक्टोरियल मेमोरी भी इसको याद रखें। लीनियर रिग्रेशन, देखो आप लोगों ने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कोरिलेशन। कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। हमने देखा था पॉजिटिव कोरिलेशन इफ दे मूव टुगेदर up or down, they have negative correlation if they move like this, and they have no correlation if one moves and there is no effect and the second doesn't move. That is correlation, and the values which ranged from the coefficient the correlation coefficient जो था उसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक मूव हुआ करती थी, -1 से +1 तक। ओके, अब -1 से +1 तक मूव तो हुआ करती थी, लेकिन हमें वो स्ट्रेंथ भी बता दिया करता था, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं कुछ बताता था। कोई भी उसके पास प्रेडिक्शन वैल्यू प्रेडिक्शन नहीं थी। प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि आपके पास R की वैल्यू आ गई 0.67, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनके दरमियान कोरिलेशन है 0.67, बस इससे ज्यादा ओनली इट। आपको क्या पता चलता था दैट दे आर मॉडरेटली or positively correlated. Yes, that's good, that's what we know from this coefficient of correlation, but nothing beyond that. ये अब जो हम पढ़ने लगे हैं लीनियर रिग्रेशन, ये हमें क्या बताएगा कि जनाब अगर x की वैल्यू 42 होगी तो y की वैल्यू ये होगी मे बी 47। अगर x की वैल्यू 49 होगी तो y की वैल्यू लेट्स से 51 होगी। अगर x की वैल्यू 22 होगी तो y की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 17 होगी। अब लीनियर रिग्रेशन के साथ हमारे पास प्रेडिक्शन पावर भी आ जाएगी, that we will be able to predict the other variable, the dependent variable. हम आसानी से उसको प्रेडिक्ट कर सकेंगे with the help of linear regression. अब लीनियर रिग्रेशन से हम प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे? बिकॉज हमें लीनियर रिग्रेशन एक इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी इक्वेशन देगी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमें बनाकर देगा। लीनियर रिग्रेशन के जरिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना पाएंगे जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करने में हमारी मदद करेगी। सर लीनियर रिग्रेशन जी सर, हमने प्रेडिक्ट क्या करना है? हाँ, प्रेडिक्ट हम ये करेंगे कि अगर हम x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने जो एग्जांपल कोट की थी, पेट्रोल की प्राइस ज्यादा करेंगे तो बाकी कमोडिटीज की प्राइसेस ज्यादा होंगी। ये हमने कहा था कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, पेट्रोल कम होगा ये प्राइसेस कम होंगी। यस सर। यहां तक तो एक बात होगी। अब हमने ये प्रेडिक्शन क्या होगी कि लेट्स से अभी अगर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज है तो कमोडिटीज की प्राइस क्या होगी? अगर हम पेट्रोल की प्राइस 100 से 105 कर देंगे तो फिर कमोडिटीज की प्राइस क्या होगी? कोरिलेशन क्या बता रहा है कि तुम अहमद अगर कीमत बढ़ाओगे पेट्रोल की तो कमोडिटीज की प्राइस बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? कोरिलेशन आपको ये नहीं बताता। तो आप कहते हो कि मैं पेट्रोल की प्राइसेस 100 से 105 पे ले जाऊंगा तो फिर कमोडिटीज की प्राइस कितनी बढ़ेगी? कमोडिटीज की प्राइस जैसे एक पर्टिकुलर कमोडिटी उसकी प्राइस 500 रुपीज है
तो अब जब मैं पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दूंगा 5 रुपीज, तो उस कमोडिटी की प्राइस पर यूनिट कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? या पेट्रोल की प्राइस में कम कर देता हूं तो उसकी प्राइस कितनी कम हो जाएगी? दिस इज द प्रेडिक्शन वैल्यू, दिस इज द प्रेडिक्शन the linear regression will make us able to do. सर शेजी कह रहा है उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही क्लास ज्वाइन करने की। बेटा एक तो उनको कहें कि वो प्लीज ज़ाबिस्ट के ईमेल एड्रेस से लॉगिन करें। बता दिया है सर मैंने, उसी ईमेल से करें, वो कह रहा है उसी ईमेल से कर रहा हूँ। बेटा अगर वो उस ईमेल से कर रहा होता तो परमिशन की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? ओके सर, ओके सर। दोबारा वो आए, उनको कहो कि वो करें। हो गया सर, हो गया उसका। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, इसी तरह प्रेडिक्शन, ये तो वो अगर हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन हो कि अगर इसकी प्राइसेस लेट्स से इसकी वैल्यू ज्यादा करने से इसकी वैल्यूज कम हो जाएंगे, इवन दिस कैन बी प्रेडिक्टेड। द ओनली रिक्वायरमेंट इन प्रेडिक्शन इन लीनियर रिग्रेशन इज कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हों। देयर हैज टू बी अ कोरिलेशन बिटवीन द टू। If we are supporting this, then we can easily draw, we can easily make a linear regression equation. जी बेटा। सर तो मतलब you're saying कि लीनियर रिग्रेशन से हम अगर एक वेरिएबल की प्राइस नीचे या ऊपर हो रही है तो जो चीज़ उससे कोरिलेटेड है वी कैन प्रिडिक्ट कि वो उसकी प्राइसेस या उसकी उस पे क्या असर पड़ेगा बेसिकली। बेटा थैंक यू वेरी मच, आपने तो पूरी क्लास के लिए इस सारे टॉपिक को वो आपने समराइज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और कोई सवाल है या और कोई फीडबैक है तो आप मुझे बताएं ताकि हम पूरी क्लास के साथ वो पूरी क्लास भी सुनेगी और ये रिकॉर्ड भी हो गया कि इसमें आपने फीडबैक दिया था जो कि बिल्कुल ठीक था और वो एक तरह से पूरे टॉपिक को समराइज करने के बराबर। जी बेटा और बताएं। ओके, हैविंग सेड दैट, अब हमारे पास लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। वो उस इक्वेशन का जेनेरिक फॉर्म क्या है? व्हाट इज इट? सो जेनेरिक है y is equals to ax plus b। कुछ लोग इसको लिखते हैं y is equals to mx plus c। जिस तरह भी आपको ये पहले से पढ़ी है आप लोगों ने, ये लीनियर इक्वेशन की जेनेरिक फॉर्म है y is equals to mx। अब देखो हमारे पास क्या है? लीनियर रिग्रेशन, लीनियर। तो हम लोग भी हमारी जो जेनेरिक लीनियर रिग्रेशन है वो वही है जो जेनेरिक लीनियर इक्वेशन है y is equals to mx plus c। कुछ लोग इसको इस तरह याद है, कुछ लोगों को इस तरह याद है y is equals to ax plus b फॉर्म। जी, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? यस सर। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने, हमारे पास डाटा गिवन होगा। डाटा किस फॉर्म में गिवन होगा? जो सवाल अभी आपने किया है। हमारे पास x की वैल्यू तो होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज होंगी। हिस्टोरिकली डाटा हमारे पास मौजूद होगा। हिस्टोरिकल डाटा मौजूद होगा तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास होगा, उस डाटा से हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाएंगे वो लीनियर रिग्रेशन कहलाएगी, बिकॉज़ द स्टेप्स दैट वी विल फॉलो वो लीनियर रिग्रेशन के होंगे एंड वी विल एंड अप हैविंग एन इक्वेशन व्हिच विल बी नोन एज लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट। एक वेरिएबल की मदद से हम एक वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास मौजूद होंगी, उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या आएगा, वो कितना ज्यादा हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी, वो हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे। Having said that, मैं सिर्फ आपके 3 से 4 मिनट दूंगा to just give you a refresher on this equation y is equals to mx plus c या y is equals to ax plus b। अब इसमें बेटा आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है, मेरे ख्याल में I'll just use the black
बोल्ड मार्कर ताकि आप लोगों को अच्छा नजर आए। y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें m क्या है और इसमें c क्या है? x तो आपको पता है वो क्या है, y भी आपको पता है वो क्या है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या है, c क्या है, इसमें हम बात करेंगे। m हमारे पास स्लोप है, c हमारे पास कांस्टेंट है। ये दोनों क्या चीजें हैं उसकी मैं आपको बात करने के साथ हूं। आप लोग जब घर से, मैं सबसे आसान एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। जब आप घर से बाहर निकलते हो, अपने गेट से बाहर निकलते हो, गेट के बाहर एक स्लोप है। कहते हो ना यार वो कहां पर खड़ा है, वो गेट के बाहर जो स्लोप है उस पे। यार तुमने कैसा दरवाजा लगवाया, इसमें जो इसके बाहर तो निकलना ही इतना मुश्किल है, इतनी ज्यादा स्लोप है इसमें। एग्जैक्टली वही स्लोप जो कि हम ऑलरेडी यूज करते हैं, वो वाली स्लोप और ये वाली स्लोप समझने के एतबार से सेम है। हम वहां पे कहते हैं कि यार स्लोप ज्यादा है, यानी कि हम कुछ इस तरह की बात करते हैं। मैथ्स में स्लोप यही चीज है, दैट मींस एंगल इन टर्म्स ऑफ y ओवर x। सो लेट्स से अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा है, सो मैं कहता हूं ये इसकी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये सब के सब एंगल जो है, एंगल दैट इज गोइंग टू टेक इज द स्लोप एंगल नंबर 1। नंबर 2 है c क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो ठीक है, कांस्टेंट है, इसका एक और नाम है इंटरसेप्ट। c का एक और नाम है, कांस्टेंट का एक और नाम है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? आप लोग आपको बहुत सी गेम्स खेलते होंगे, FPS वगैरह, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स, शूटिंग गेम्स, जहाज एंड PUBG एंड सो ऑन। इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट क्या है? आप कहते हो यार तुम यहाँ से मूव करोगे, फिर वहां से वो आएगा, तो मैं उसको इस जगह पे इंटरसेप्ट करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे उसको आके मिलूंगा, यहाँ पे आके उसको रोकूंगा, यहाँ पे आके उसको मारूंगा, व्हाटएवर यू कॉल इट। बट इंटरसेप्ट मींस कि आके यहाँ पे उसके साथ टकराऊंगा, उसको आके यहाँ पे जो है वो मीटिंग पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट। बिल्कुल वही वाला इंटरसेप्ट जो कि आपने फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के अंदर, PUBG वगैरह के अंदर एंड सो ऑन वहां पे आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल सेम मीनिंग है उसका यहाँ पे। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? अगर आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, तो आपके पास एक लाइन होगी, वो आगे y एक्सिस को कट करेगी, मीट करेगी, इंटरसेप्ट करेगी। जहां पर वो इंटरसेप्ट करेगी, लेट्स से वो y इज इक्वल टू 4 पे इंटरसेप्ट करती है, तो इस लाइन का जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो 4 है। ये वाली लाइन y एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट कर रही है। इसी तरह बेटा ये वाली लाइन एक और लाइन है जो कि y को इंटरसेप्ट कर रही है -2 पे। ये अगर -2 है तो ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कर रही है -2 पे। तो इंटरसेप्ट का मतलब समझ आया और आपको स्लोप का मतलब समझ आया। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, अगर आ गया तो हम आगे चलते हैं। बिकॉज अगर ये दो चीजें आपको समझ आ गई हैं, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये दो चीजें निकालनी है एंड वी आर गुड टू गो। जी क्वेश्चंस प्लीज। नो सर, समझ आ गया। थैंक यू बेटा। और एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। तो ये जो सेकंड केस है उसमें वो देखें, दो जगह से x को भी इंटरसेप्ट करती हुई जा रही है और फिर y के नेगेटिव में जा रही, तो सर 2 पॉइंट्स नहीं हो जाएंगे? वो पहले x को इंटरसेप्ट किया और फिर y को किया। जी बेटा, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा ये जो हम c ले रहे हैं, ये c जो इंटरसेप्ट होता है, ये हम y का इंटरसेप्ट लेते हैं। इज दैट ओके? अब जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब देने लगा। यहाँ पे ये बिल्कुल दो जगह पे इंटरसेप्ट करे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 1 है, तो ये वाली लाइन x एक्सिस को 1 पे इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस को -2 पे इंटरसेप्ट कर रही है। हमें तो यहाँ पे इंटरसेप्ट चाहिए, वो y एक्सिस का चाहिए हो। ठीक है? यस सर, गॉट इट। थैंक यू बेटा। So having said that, अब देखो, अब हम क्या पढ़ने लगे? अब हम
अब हम वो फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं जिसके जरिए हम m की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जब हम m और c की वैल्यू निकाल लेंगे, लेट्स से m की वैल्यू आती है 2 और c की वैल्यू आती है 4, तो मेरे पास जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। Is that okay? Yes, sir. Easy. बेटा 1 मिनट। जी, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। 2x प्लस 4। अच्छा, अब एक और वेरिएशन भी आ सकती है कि हमारे पास m की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। तो लेट्स से अब अगर m की वैल्यू मेरे पास आ रही है m इज इक्वल्स टू, एक मिनट है, नेगेटिव में भी आ सकती है। So m can be m is equals to -1 and c is equals to 2। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? y is equals to -x plus 2। Is that okay? Yes sir. Then we have another scenario। ये भी हो सकता है कि m की वैल्यू -1 हो और c भी -1 हो, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी y is equals to -x minus 2। लेकिन अब ये जो देखो m जो है ना वो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है ये भी आपको बताना जरूरी है। जब स्लोप पॉजिटिव होती है तो ये है हमारे पास लीनियर लाइन, स्लोप पॉजिटिव है तो ये बनेगी। जब स्लोप नेगेटिव होगी तो ये इस तरह बनेगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। When slope is negative तो उसकी शेप ऐसे हो जाएगी, जब slope is positive उसकी शेप ऐसे हो जाएगी। Is that okay? अब अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है, आपके मैनेजर आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आपके मैनेजर आप प्रेजेंटेशन में बैठे हुए हो और आप कह रहे हो कि हमारा जो मार्केट के शेयर्स हैं उसकी जो है ना काफी अरसे से पॉजिटिव स्लोप रही है, लेकिन पिछले पैंडेमिक जो आया है उसके जो सेकंड वेव आई है उसमें हमारे जो मार्केट शेयर्स हैं उनकी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गई। अब ये आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं आपके बॉस या मैनेजर कि इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, यू शुड नो सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक से पहले इसकी स्लोप पॉजिटिव रही है, दैट मींस कि आपके शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होती रही। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, ये देखो दोबारा पॉजिटिव स्लोप है, दैट मींस गोइंग अप। और अगर वो कहते हैं जी नेगेटिव स्लोप है, दैट मींस गोइंग डाउन, यानी कि सेकंड वेव के अंदर आप लोगों की जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो उसकी कीमत गिरती रही है, गिर रही है। तो दे हैव नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव स्लोप। यहां तक बेटा बात समझ आ गई है? अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई तो हम आगे जा रहे हैं और अब हम वो फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसके तहत हम m की वैल्यू निकाल सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे, हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। जब हम m और c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे तो हमारे लिए ये इक्वेशन हम बना लेंगे और इस इक्वेशन के जरिए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। अच्छा, एक और बात, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का मतलब ये है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो डालेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दूसरी कमोडिटी या दूसरी चीज पर निकलती रहेगी। हम कहते हैं कि अगर पेट्रोल की प्राइस अगर हम 400 कर दें तो ये नुकसान होगा, 500 कर दें तो ये नुकसान होगा, तो वो हम फ्यूचर को काइंड ऑफ मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बट व्हेन आई से प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा दिस प्रिडिक्शन इज
not as accurate as you think it should be. So you have to use these values as indicators only, as something, as a guideline, but not as something to solely rely on. We just cannot rely 100% on these values, because these are just predictions. These are just based on the data that was there. उस डाटा की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है, but that prediction may not be true. I mean, ये आप कह सकते हो कि it will be close to true, but it will not exactly be true. बस ये आप लोगों ने अपने साथ बात बांध के रख दी है, इसका मतलब ये। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन हम लोग करने लगे हैं। अभी मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो थोड़ा सा बता दिया, मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा बता दिया। अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको इसका ग्राफिकल पार्ट नहीं बताया कि ग्राफिकली कैसे ये सारा काम होता है। तो पहले मैं, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस these equations for to find out m and equation or formula to find out c, I would like to let you know how will this work graphically. So बेटा आपके पास डाटा होगा, उस डाटा की मैं जरा स्कैटर डायग्राम बना। लेट्स से, आई एम सो सॉरी, आपको नजर नहीं आ रही है बिकॉज़ इसकी बिल्कुल ये नया मार्कर है, बट स्टिल यू नो दिस इज द स्कैटर डायग्राम ऑफ योर डाटा। ठीक है बेटा, ये आपकी स्कैटर डायग्राम है ऑफ योर डाटा। डाटा आपके पास मौजूद है, डाटा आपके पास हिस्टोरिकली मौजूद है। हिस्टोरिकली का मतलब क्या है? लेट्स से हम लोगों ने लास्ट टाइम सवाल किया था कि मदर्स हाइट एंड डॉटर्स हाइट, तो आपने वो डाटा कैसे हासिल किया होगा? हम लोग डिफरेंट और हम लोगों ने कहा होगा कि मदर की हाइट बताएं, डॉटर्स की हाइट बताएं, दूसरे घर के मदर्स की हाइट। तो इसमें हमने सारे घरों से मदर्स की हाइट एंड उनकी डॉटर्स की हाइट का डाटा ले लिया। बस दिस इज हाउ द डाटा विल बी कलेक्टेड, और हमने उस डाटा को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, उसकी स्कैटर डायग्राम बना। सवाल था क्वेश्चंस? सर ये जो स्कैटर डायग्राम हमने बनाई है इस वक्त, ये क्योंकि हमने इसका कोई कोरिलेशन तो शो नहीं किया हुआ, तो इसकी जो मदर्स हाइट एंड डॉटर्स हाइट की स्कैटर डायग्राम होंगी वो मोर और लेस उसी तरह की स्कैटर डायग्राम होगी जिसका नो कोरिलेशन होती है। बेटा उसमें ये है कि इस वक्त अगर आपको नजर आ रही है तो इसमें क्योंकि जब मैंने खुद ड्रॉ किया विदाउट एनी डाटा, तो इसको आप कह सकते हो कि भाई ये इसमें कोरिलेशन कम है या नहीं है, बिकॉज कोरिलेशन अभी हमने निकाली नहीं। इसके अंदर कोई ना कोई कोरिलेशन जरूर होती है, मोस्टली डाटा के अंदर कोरिलेशन होती है, और अगर नहीं भी है दैट्स वेरी रेयर कि ना हो। लेकिन एनीवे आई डोंट नो मैं आपके सवाल का जवाब दे भी पाया हूं कि नहीं दे पाया। नहीं है सर, मुझे आपने समझा दिया, थैंक यू सर जी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लीनियर रिग्रेशन ग्राफिकली कैसे काम करती है। ग्राफिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग लीनियर रिग्रेशन के अंदर मैथमेटिशियंस, थैंक्स टू मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियंस, थैंक्स टू देम, यकीन करो आप कि उन्होंने हम लोगों को एक फॉर्मूला हम लोगों को दिया जिसके जरिए हम m और c निकाल सकते हैं, यानी कि उसका इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब वो करता क्या है? पिक्टोरियली क्या मतलब है? हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिक्स दैट वी विल बी डूइंग, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी y = mx + c की, या y = 4x। अगर m की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 11 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्या होगी या क्या मतलब होगा इसका? ये इक्वेशन ये होगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
ये इक्वेशन एक लाइन की होगी जो कि इस डाटा से पास हो रही हो। ये इक्वेशन लाइन की इस डाटा से पास हो रही है और ये जो इसकी जो स्लोप आई है यानी कि जो इसका एंगल आया है और जो इसका इंटरसेप्ट आया है वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होगा कि दिस लाइन ये तमाम के तमाम पॉइंट से, तमाम के तमाम डाटा पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो सबसे मिनिमम होगा। ये देखो ये डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, ये देखो ये इस डाटा पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये है, इस डाटा पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये है, इस डाटा पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये है, इस डाटा पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये है। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये तमाम के तमाम डाटा पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंसेस को आप कैलकुलेट अगर करें, इनको ऐड करें इन सब को, तो दैट डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आया, मैं अभी इसकी काउंटर एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। काउंटर एग्जांपल क्या है? वी हैव अनदर लाइन जो कि मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं। वी हैव अनदर लाइन, लेट्स से दिस लाइन जो कि इसी डाटा से पास कर रही है। मैं हर डाटा पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालता हूं, हर डाटा पॉइंट। अब जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एवरी डाटा पॉइंट वो मिनिमम नहीं है। इस ब्लू लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम एवरी डाटा पॉइंट वो मिनिमम नहीं है। जो ब्लैक लाइन है उसका डिस्टेंस मिनिमम है तमाम। सर कैसे मिनिमम, सर कैसे पता चल रहा है ये मिनिमम है या नहीं? ओके अभी आगे रहते हैं। अच्छा अब मैं एक और बात करने लगा। ये जो ब्लैक डाटा लाइन है, ब्लैक लीनियर लाइन है, लाइन जो है ब्लैक के अंदर, this is the only line which has the minimum distance from each of the data point. There is no other line. आप कोई भी लाइन और ड्रॉ कर लो, उसका जो डिस्टेंस है वो एक डाटा पॉइंट से मिनिमम नहीं है, सिर्फ ये वाली लाइन। अच्छा अब आपका सवाल, आई थिंक यू आर सालेहा, अब जो आपका पॉइंट है उसमें आप हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पीछे इसके मैथमेटिक्स है, जो हमारे पास फार्मूला गिवन है लीनियर इक्वेशन का, टू कैलकुलेट m and to calculate c, वो मिनिमम स्क्वायर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के फार्मूला के ऊपर बिल्डअप हुआ है। वो अभी हम देखेंगे वो फार्मूला उसके ऊपर बिल्डअप, तो वो उस फार्मूला के तहत हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑटोमेटिकली m और c की वो वैल्यूज आती हैं जो कि हमें एक लीनियर इक्वेशन देती हैं। उस लीनियर इक्वेशन को जब हम उस लीनियर इक्वेशन की मदद से जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस लाइन हैज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एवरी डाटा पॉइंट। दैट इज हाउ वी नो कि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आई है, लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन आई है, that has the minimum distance from each data point. Is that I think I'm able to answer the question, but I don't know. आप ये समझो, आप इसका जवाब ये है, आपका जो सवाल था कि हमें कैसे पता चला, जो फॉर्मूला है that is based on the mathematics which gives us such results. Because उसकी जो आपका सवाल जो है कि हमें कैसे पता चलेगा, वो it is embedded in the derivation of the formula. But इसके अंदर हम we are more interested in the application of the formula than the derivation of the formula. तो अगर आप derivation पे जाना चाहते हो तो हम उस पे कोई बात कर सकते हैं, but sometimes later. इस वक्त we are just
applying or using the formula to get the value done, to calculate the linear equation, to find the linear equation. So point मेरा क्या था, जैसे आज हम लोगों ने बात शुरू की है कि this is, ये होगी उसकी ग्राफिकल, लेकिन अब एक और चीज भी है, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि हम बात करना चाह रहे हैं। अब आपके ज़हन में कोर्स और उठना चाहिए था कि लीनियर इक्वेशन प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। अब ये देखो, we have the best line which has the minimum distance from every point। तो इस बेस्ट लाइन की बेस के ऊपर अगर हम एक और पॉइंट ले लें तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y पॉइंट ले लें, तो वो ये जो हमारे पास लाइन होगी इससे बेहतर और कोई लाइन नहीं है जो कि x की वैल्यू की मदद से y को इससे बेहतर प्रेडिक्ट कर सके। कोई ऐसी लाइन है ही नहीं। लिहाजा हम फ्यूचर में जाके या एक ऐसी वैल्यू लेके जो कि x की इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, उससे हम कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, which is known as okay, जिसकी मदद से हम लोग एक फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं या एक वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। That is the best prediction possible in the given circumstances, given the fact that we are using linear regression. I'm so sorry थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया। Okay, दोबारा से ट्राई करता हूँ। Linear regression line is the best line which has the minimum distance from every data point. अब minimum distance है from every data point agree। So अब अगर हम इसकी मदद से कोई भी और वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं और उस बहुत अच्छी प्रेडिक्शन होगी, क्लोज टू रियलिटी होगी। अब आखिरी बात करूंगा और उसके बाद अगर कोई सवाल ना हो आप लोगों की तरफ से तो हम उस फार्मूला की तरफ मूव करेंगे जिसके जरिए हम m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आखिरी बात क्या है? There are two things. One is interpolation. The other thing is extrapolation. अगर देखो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है x की, लेट्स से वो x2 है और मिनिमम वैल्यू है x1, अगर हम x1 और x2 के बीच में से ही कोई वैल्यू पिक करते हो, लेट्स से xn, और इसके दरमियान कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो, उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। लेकिन ये डाटा पॉइंट से बाहर आगे जाके या पीछे, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू से पीछे या मैक्सिमम वैल्यू से आगे जाके आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन एंड इंटरपोलेशन, ये जो एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन हम लोग कर रहे हैं, एक्सट्रापोलेशन क्या है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास मैं आपको इसे समझाता हूँ। एक्सट्रापोलेशन हम इसको कहते हैं कि लेट्स से हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया मदर्स हाइट और कॉरेस्पॉन्डिंग डॉटर्स हाइट। लेट्स से मदर की हाइट हमारे पास मैक्सिमम जो हमारा डाटा आया उसके अंदर मदर्स की हाइट थी 5 फीट एंड 9 इंचेस। लेकिन आप देखना चाहते आपके पूरे डाटा के अंदर 5 फीट और 9 इंचेस से हाइट, इससे ज्यादा हाइट थी ही नहीं किसी भी मदर की। लेकिन आप क्या कहते हो यार अगर 5 फीट और 9 इंचेस नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अगर 5 फीट और 11 इंचेस किसी मदर की हाइट हो तो अब ये जो 5, अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास डाटा में थी x की, उससे भी ज्यादा है, उससे भी आगे की बात है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी बात क्या है? इंटरपोलेशन। आप कहते हो अच्छा 5 फीट एंड 9 इंचेस जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैं देखना चाहता हूं कि 5 फीट एंड 9 इंचेस की अगर मदर की हाइट हो तो अब 5 फीट एंड 9 इंचेस वाज विद इन द मैक्सिमम हाइट लिमिट इन द डाटा। तो उस वक्त जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। आई थिंक आई एम एबल टू। सर इंटरपोलेशन की समझ नहीं आई।
देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान से अगर आप कोई डाटा लेके प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से आगे जाके या उससे पीछे रह के आप वैल्यू निकालना चाहते हो, प्रेडिक्शन करना चाहते हो, तो उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो लेट मी डू अ क्वेश्चन फॉर यू हियर। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला बताने के बाद हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे या एक हम आंसर इसका करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है जी हमारे पास y इंटरसेप्ट का। तो अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, या बल्कि बेहतर यह है कि हम पहले we have m की वैल्यू, m is equals to s as sum of square xy over sum of square x, sum of square of xy divided by sum of square of x। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई हमारे पास है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, आई होप कि आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर नजर आ रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन। ये आपको सेम भी होगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कोरिलेशन में इसको देखा है। जी ये बात समझ आ गई है? जी सर। और दूसरा है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन, सम एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। ये इन दो ये जो फॉर्मूला है इससे हमारे पास स्लोप आ जाएगी। इज दैट ओके? ये आप लोगों ने लास्ट टाइम दोनों फॉर्मूला का यूज भी किया था, यस सर, अप्लाई भी किया। अच्छा ये तो हमारे पास ये हो गया। ये इससे हमारे पास जब जो भी आंसर्स आएंगे उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। नाउ कमिंग टू वंस द स्लोप इज आउट, देन हम लोगों ने आंसर इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू। नाउ c इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू summation sum of y minus sum of y minus m into sum of x। sum of y minus m into m क्या है हमारे पास, जो कि हमने अभी स्लोप निकाली है, होल डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूला से हम लोग अपनी जो इंटरसेप्ट है वो निकाल पाएंगे। तो स्लोप हमने निकाल लिया इस फॉर्मूला से और इंटरसेप्ट निकाल लिया इस फॉर्मूला से। ये दो फॉर्मूला है। आप सो सॉरी, मेरा मोबाइल की बैटरी इट्स डाउन, आई कैन नॉट सेंड यू द पिक्चर, बट अगर आप देख सकते तो इसको नोट कर लो, बिकॉज अभी आप लोगों ने ये सवाल अटेंड कर।
Okay, now we have a question here. मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर करता हूं और then we will just solve this question. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सवाल किया था पुशअप्स एंड सिटअप्स का. पुशअप्स एंड सिटअप्स का. नाउ मैं डाटा पहले लिखता हूं x और y का कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा. आई होप कि आपको नजर आए, क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड थोड़ा ज्यादा चाहिए, सो मैं इसको x y we have 27 30 22 26 27 30 22 26 and we have 15 25 15 25 and 35 and 42 then 30 38 52 40 35 32 55 54 40 50 and 40 43. हमारे पास ये डाटा सेट है x और y का. x हमारे पास पुशअप्स हैं और y सिटअप्स हैं. x is मतलब याद है x is push-ups and y sit-ups. So x y. अब हम लोगों ने क्या करना है, ओनली द रिक्वायरमेंट इज कि हम इसका लीनियर, हम इसकी लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन लाइन बनाएं. तो लीनियर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है. कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला है y = mx + c. m हमारे पास नहीं है और c हमारे पास नहीं है. m का जो फॉर्मूला है अभी हम लोगों ने देखा, m = m नजर आ रही है, m = sum of square of xy over sum of square of x, which is equals to sum x sum y minus sum x sum y, sorry sum x y, सम एक्स वाई सर. sum x y minus, thank you बेटा, sum x sum y over n. तो सबसे पहले हम लोगों ने x y निकालना है. Let's say to start with x y. तो मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, तो आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए होगी. 27 multiplied by 30 कितना होगा? 810. 810. सर ये मैं कैलकुलेट किया हुआ है पहले सर. 572. थैंक यू बेटा. आगे 375. ठीक है बेटा. 1470. 1140. 2080. ठीक है बेटा. 1120. ओके 2970. ठीक हो गया. 2000. सही. 1720. and total 14257. बेटा 1720 देखो, जब आप 50 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 40 से तो 2000 आ रहा है. सर 40 को 43 से कर रहे हैं ना लास्ट में. अच्छा 43 है. यस सर 40 को 43 से करेंगे लास्ट में. ठीक है, तो सम क्या आ गया हमारे पास? 1720 टोटल. हाँ 14257. थैंक यू. तो सम एक्स वाई हमारे पास आ गया 14257.
Then we have sum x. Sum x क्या है हमारे पास? ये भी पहले हमने किया हुआ था. 351, और सम y क्या है? 380. चलिए हमारा तो काम बहुत आपको नजर नहीं आ रहा. आई एम सो सॉरी, मैं ये जरा ठीक कर. आ गया नजर, राइट? Yes sir. ओके, सम एक्स वाई भी हो गया, सम वाई भी हो गया, एन भी हो गया. दैट इज गुड. तो एन का हम बहुत करीब पहुंच गए. तो एन फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा. n is equals to sum xy minus sum x sum y over n. n is equal to sum xy हमारे पास था 14257 minus sum x sum y, हमारे sum x into sum y है 351 into 380 over n हमारे पास कितना है? 3 6 3 4 5 6 7 8 9 10. जी बेटा, आप बताएं क्या जवाब आ रहा है m का? 14257 माइनस a से कट गया 351 into 338. क्या जवाब है इसका? 81. Sir, 919. 919. बहुत ज्यादा स्लोप आ रही है. एनीवे पॉजिटिव है 919. अब हम देखो, अभी हमने बाकी कुछ भी नहीं फाइंड आउट किया, लेकिन हम इसको देख के कह सकते हैं कि अगर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, दैट मींस कि जितने ज्यादा पुशअप्स होंगे उतने ही ज्यादा सिटअप्स भी होंगे. बस जस्ट लुकिंग एट दिस वन. लेकिन एनीवे हमारा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ. हम लोगों ने m की वैल्यू निकाल ली है, अभी c की वैल्यू निकालनी बाकी है. अब जो c का फॉर्मूला है हमारे पास वो है सर मेरी बात सुने. सॉरी, ये सी था. जी बेटा बताएं. सर m का फॉर्मूला आपने Sir. बताया कि सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स. तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू नहीं निकाली है सर आप. एक्स तो अभी हमने निकाले है ना जो डिनोमिनेटर में. एक मिनट है. ये m की वैल्यू नहीं आई है सर, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x y की वैल्यू आई है 919. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x. थैंक यू. मैं इसी वजह से थोड़ा सा कि भाई ये वैल्यू बहुत हाई आ रही है. लेकिन एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर द इनपुट एंड करेक्शंस. तो ये m की वैल्यू नहीं है. दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ss x y की वैल्यू 919. Thank you. Sum of square of x y is 990. अब है sum of square of x. Sum of square of x हमारे पास बराबर है sum x का स्क्वायर माइनस sum x का होल स्क्वायर ओवर n. जी, तो sum x स्क्वायर उसका सम. तो मैं x स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हमारे लिए समझना भी आसान हो. तो 27 का स्क्वायर क्या होगा? 9 तो आएगा ही आएगा. 729. 729. What about 22? 484. What about 15? 225. What about 35? 1225. What about, चलो ये तो मुझे आता है. What about 52? 2704. ये ठीक है. 2704. Yes sir. ओके. 35 का हमें पता है कि 1225 है. 1225. Yes. 55 का क्या है? 3025. एंड 40 का 1600. तो अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया? 13717. 13717. अब हम यहाँ, अच्छा, अब हमारे पास
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x आ गया हमारे पास 13717। हमारे पास जो वैल्यू m की फॉर्मूला था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ xy होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x, ये हमारे पास बन गया 919 divided by 13717 which is, अब आप लोग बताएंगे क्या इसका जवाब है 919 divided by 13717। सर ये 1 ये तो इसका सम आ रहा है ना? ये तो सिर्फ सम ऑफ एक्स स्क्वायर का है सर 13717, इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। आगे उसकी जो अगर फॉर्मूला में पुट करें तो उसकी फिर आगे वैल्यू फाइनल हमारे पास 196.9 आती है। क्या आ गया बेटा? फाइनल वैल्यू 1396.9। 3 इसकी वैल्यू नहीं है, एसएसएक्स की टोटल वैल्यू है 1396.9। यस सर। बेटा वो तो टोटल आप लोग तो साथ आप सम एक्स स्क्वायर वैल्यू लिख दीजिए। सम एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सम एक्स का होल स्क्वायर 351। हाँ 351 12 by 10, तो इसकी फाइनल वैल्यू है 1396.9। इस सब की हाँ फाइनल मैं आपको बता रही हूँ जी बताएं। 1396.9। अब इसको आपने डिवाइड करना है 919 से। Thank you. So we have m 919 divided by 1396.9 which is equals to, क्या आंसर आएगा? पॉइंट स्लो 0.6578, तो हम इसे 0.66 कर देते हैं। थैंक यू। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। अब Yes, sir. की वैल्यू निकाल ली। अब जो सी का फॉर्मूला है हमारे पास वो है C is intercept. The formula of intercept is sum y minus m into sum x whole divided by m. Sum y minus m into whole divided by m. यहाँ तक बात समझ आ गई है और ये सब चीजें हमारे पास मौजूद है। सम y है हमारे पास 380, m हमारे पास है 0.66, सम x है हमारे पास 351 और n है हमारे पास 10। अब बताएं क्या इसका आंसर आएगा? Sir, 14.83. 14.83 जी। यस सर ये आ रहा है। 14.83 हमारे पास आ गया। लेट मी इसको मैं जो हमारे पास बुक की वैल्यू है उससे भी डिस्कस देख लेते हैं। बुक में आ रहा है 14.907 या 14.9। ओके, तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया y is equals to m x plus c। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इस लीनियर इक्वेशन को मैं थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिखना ताकि आप इसको समझ सकें। अच्छा, ये मैथमेटिक्स में लगा रिमूव कर रहा हूं यहां से। अब देखना क्या आ गया? y is equals to 0.66x plus 14.83। अब इसको मैं बेहतर अंदाज में लिखता हूं। हमारे पास y क्या था? y थे सिटअप्स।
इज इक्वल टू 0.66। x क्या है हमारे पास, पुशअप्स, प्लस 14.83। अब आपको ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, ये इसकी स्लोप है, ये इसका इंटरसेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन या फर्दर यूजेज क्या है। अब आप मुझे कहते हो या आप सोचते हो कि यार अगर एक बंदा जो है वो कोई भी पुशअप ना करे तो फिर वो कितना सिटअप निकाल सकता है। अब देखो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू कह लो, या अगर वो कोई भी पुशअप ना करे, यानी कि पुशअप की वैल्यू 0 हो जाए, तो कितने सिटअप्स कर सकेगा। तो मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है, मेरे पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है, रिग्रेशन इक्वेशन मौजूद है। तो सिटअप, नंबर ऑफ सिटअप्स इज इक्वल टू 0.66, पुशअप्स कितने कर दिए, 0। तो 14 ये हो गया 0 प्लस 14.83, मेरे पास आ गया 14.83, ये हो गया सिटअप। यानी कि अगर एक बंदा कोई पुशअप ना करे या कोई पुशअप ना कर सके, इवन देन ही और शी, डाटा ये कहता है कि ही और शी विल बी एबल, स्टिल बी एबल टू हैव 14.83 नंबर ऑफ सिटअप्स। प्रेडिक्शन आ रही है हमारे पास, हम अब एक वैल्यू को रख के दूसरी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, अब इसमें एक और भी, लेट्स से फ्यूचर। अब अगर देखो हमारे पास जो x था वो पुशअप्स थे, y हमारे पास पुशअप्स हैं 15 मिनिमम है, और जब 15 मिनिमम है तो मैंने जब 0 निकाला तो ये मैंने एक्स्ट्रापोलेशन की है। लेट्स से मैं कहता हूँ, मुझे याद बताओ आप लोग, अगर एक बंदा जो है वो 20 की वैल्यू नहीं है, या हो भी, अगर एक बंदा 20 पुशअप्स कर सकता है तो वो कितना सिटअप्स कर सकेगा। मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं। ये देखो सिटअप इज इक्वल टू 0.66, पुशअप्स उससे 20 आपने मुझे कहा, प्लस 14.83। तो इसको अगर जब मैं ऐड अप करता हूँ तो आई गेट 12 एंड 13, 13.2 plus 14.83, so I get like 3, 0, 14 and 14, 28. तो अगर एक बंदा जो है वो 20 पुशअप्स करता है तो वो 28 सिटअप्स कर सकेगा। Is that okay? यस सर, लेकिन ये जो सिटअप्स और पुशअप्स का फॉर्मूला है ये दिया होगा सर क्वेश्चन में? नहीं, अब देखो, हाँ अब ये आपसे अच्छी बात पूछ ली। अब देखो, अब मैं आपको पेपर पर, जो हमारे पास पेपर है मिड टर्म या फाइनल टर्म का या क्विज का, उसमें ये सवाल कैसे आएगा, आपको ये किस तरह का डाटा गिवन होगा एक्स वाई का, सिर्फ बस ये डाटा गिवन, आपको कहा जाएगा इसकी स्कैटर डायग्राम बनाएं, आपको कहा जाएगा इसमें कोरिलेशन निकालें और उसकी इंटरप्रिटेशन है। ताकि दोबारा से स्कैटर डायग्राम बनाएं और बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, या देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, यानी कि स्कैटर डायग्राम और उसकी इंटरप्रिटेशन, फिर कोरिलेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन, फिर आप कोरिलेशन निकालेंगे, आर की वैल्यू आएगी और आप बताएंगे कि ये मॉडरेटली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, वीक कोरिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बताएं। फिर आपसे कहा जाएगा कि अच्छा, फिर आप इसकी लीनियर इक्वेशन निकालें और अगर पुशअप्स कितने कर सकता है तो सिटअप्स कितने कर सकेगा, ये बताएं। तो ये पूरा जो एक सवाल बनेगा ना, ये तकरीबन 40 मिनट्स का होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली, आपके पास कैलकुलेटर भी है और आप कॉन्टिन्यूसली सवाल करते जा रहे हैं, तो दिस इट विल टेक अबाउट 40 मिनट्स। तो दिस इज, ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना वो इस किस्म का है। एक्सक्यूज मी सर, आप इसमें बता रहे थे कि एक्स्ट्रापोलेशन ये होता है कि मैक्सिमम से ज्यादा हो तो हम उसे एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे, इंटरपोलेशन होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बिटवीन हो कुछ भी। सर जो अगर मिनिमम में हो, जैसे मैक्सिमम हो गया, अगर कोई नंबर जैसे हमारे पास इधर मिनिमम है
15 और इफ वी हैव अ नंबर 10 तो वो क्या होगा सर? वो भी एक्सट्रापोलेशन ही कहलाएगा। वो भी उसे भी एक्सट्रापोलेशन करेंगे। ओके सर। हाँ। और पूछिए जी सवाल। एनीवन? अब आर यू रेडी फॉर अ क्वेश्चन फॉर दिस लीनियर रिग्रेशन? सर असाइनमेंट होगी अब ये? नहीं, ये असाइनमेंट नहीं, ये आपका वो है क्लास वर्क। क्लास वर्क है जो आपको Yes, sir. दिया जा रहा है ताकि आप इसको करके खुद भी देख लो कैसे इसमें ये होता है। अच्छा, आप नोट करोगे ये जो प्रोसेस है इसका ये लेंथी है, मुश्किल नहीं है। सिंपल 8वीं क्लास की एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सबट्रैक्शन, बस, और इट्स नथिंग मोर देन दैट। बट इसमें ये है कि प्लीज मिस्टेक नहीं करनी ना कि लेट्स से स्क्वायर निकालते हुए, प्लस करते हुए, माइनस करते हुए, डिवाइड करते हुए मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करोगे तो वो वहां से वो एरर शुरू होगी और वो तमाम सवाल में रिफ्लेक्ट होगी और नजर आएगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन जो है, मुझे पहली बात है मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फ्रॉम दी इंटरनेट से दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा सिस्टम है, जो मेरा मोबाइल है, वो इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट। So I will be sharing the data with you और आप लोगों ने डाटा को ये वैल्यू जो है वो आंसर निकाल दी। So just सर जी बेटा। सर आपसे बस एक बात पूछनी थी कि जब हमने सारा कैलकुलेट किया है और ये जो लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशंस निकली हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन। जी बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस स्क्रीन में डाटा गिवन है, ठीक है। उस डाटा का आप लोगों ने रिग्रेशन निकाल दी, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? सर ये क्लास वर्क है ना? बेटा ये क्लास वर्क है, इट इज नॉट अ मार्क्ड एक्टिविटी। ओके सर। बेटा आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दिया, आप देखिएगा आपके पास डाटा आ रहा है सेल्स इन मिलियन का एंड एडवर्टाइजिंग। यस सर, इट्स विजिबल। थैंक यू बेटा। सेल्स इन मिलियन आ रही है और एडवर्टाइजिंग है। अब देखें, अब बेटा अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और अब आप लोग मुझे बताएं कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग के, यानी कि हम लोगों ने इतनी एडवर्टाइजिंग की, 23 मिलियन यूरो की एडवर्टाइजिंग की, तो हम लोगों को हमारी सेल्स हुई 61 मिलियन यूरोस की, एंड इसी तरह सो ऑन ईयर वाइज डाटा गिवन है। अब मुझे बताएं, इसमें कहीं भी नहीं गिवन कि एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है, तो आपका क्या ख्याल है कौन सा एक्स होगा, कौन सा वाई होगा? सर एडवर्टाइजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और सेल डिपेंडेंट होगा एडवर्टाइजिंग पे। तो एडवर्टाइजिंग शायद y होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और सेल्स शायद x होगा। बेटा आप तो सर सेल्स y होगा, एडवर्टाइजिंग x होगा सर। यस, एडवर्टाइजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर। बस बेटा आप लोग बिल्कुल ठीक समझो। अब इट इज फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये जो सवाल है इसको काइंडली आप लोग अटेम्प्ट करें। फाइंड आउट इट्स
लीनियर रिग्रेशन लाइन। और अब लेट्स से अब जो पेपर में सवाल आएगा ना, पेपर में सवाल कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम लोग 10th ईयर में 60 मिलियन यूरो की एडवर्टाइजिंग करें तो हमें कितनी सेल्स मिलेंगी। ये सवाल है आपके पेपर का, आप समझ रहे हो बात को। if your company or my company spends 60 million euro in the year 10, what will be the expected sales in year 10? अब आपके पास ये अगर सवाल आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल समझ जाना है कि यार इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगा के हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली। तो ये सवाल अब है आप लोगों को, इसको जरा अटेम्प्ट करें। वी हैव लाइक, इसको आप समझो कि आपके पास 20 मिनट है इसको करने के।